कभी जी राम जी तो कभी एसआईआर तो कभी वंदे मातरम। इन पर जब संसद में हंगामा हो रहा था ना, तो मेरी नजरें बार बार जा रही थी उन सांसदों पर जो संसद भवन के बाहर या संसद भवन परिसर में बड़े बड़े मास्क लगाकर आते थे और ये कोशिश करते थे बताने को लेकर के कि प्रदूषण को लेकर वाकई हम गंभीर हैं और हम चाहते हैं कि सरकार कुछ नीतियां बनाए। और इस हंगामे के बीच जब ये तय किया गया कि प्रदूषण पर बहस कराई जाएगी संसद में, तो एक बड़ी उम्मीद जगी। उम्मीद इसलिए जगी क्योंकि प्रदूषण की न तो अपनी कोई जाति है, न तो कोई धर्म है, न तो कोई पार्टी है। तो जाहिर तौर पर प्रदूषण पर जब सार्थक चर्चा होगी तो जो बातें निकल कर आएगी शायद सरकार उस पर कुछ अमल करेगी और आने वाले कुछ साल बाद शायद प्रदूषण से हमेशा निजात मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल प्रदूषण भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे की भेंट ऐसा चढ़ा कि अब शायद संसद के इस सत्र में प्रदूषण पर चर्चा हो भी ना, और जब संसद का अगला सत्र आएगा ना, तब तक वो मुद्दा रहेगा नहीं। हमारे आपके लिए शायद रहे भी तो राजनीतियों के लिए शायद मुद्दा भी ना रहे। फिर हम ऐसे ही जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और अगले साल भी जब दिसंबर का महीना आएगा तो ऐसे ही मजबूर रहेंगे। इसका कोई निदान निकलता फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन आखिर क्यों? वो जहरीली हवा जो हमें आपको परेशान कर रही है वो तो राजनेताओं को भी परेशान करती होंगी ना। जो हमारे आपके बच्चों को परेशान कर रही है वो राजनेताओं को, बच्चों को भी तो परेशान करती होगी ना। तो फिर इतनी ज़्यादा बेरुखी क्यों, इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार क्यों? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली इन दिनों धुआं है, हर तरफ सीने में जलन है, चौतरफा धुंध की घनी चादर से विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच गई है। सांसों की इमरजेंसी है, हर सांस में जहर घुल रहा है। औसत AQI 321 के पार, मतलब 5 से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर। लेकिन सोल्यूशन के नाम पर स्मॉग की सियासी हवा खूब जोरों से चल रही है। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने पहले की सरकारों पर ठीकरा फोड़ दिया। बेबस पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। लगता है कि दिल्ली NCR में पोल्यूशन अब नो सोल्यूशन बन गया है। 4 काम भी कर दिए होते तो हमको बाकी के काम करने पड़ते, एक काम भी कर दिया होता तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। मगर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। आज ये सारे काम हमको करने पड़े और इन कामों का 5% भी काम नहीं किया। कभी दिल्ली में सियासी पटल पर ध्रुव तारा की तरह चमकने वाले केजरीवाल दिल्ली की हार के घने कोहरे से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज जब नजर आए तो बीजेपी और कांग्रेस को घेरा। गैस चैम्बर बनी दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द नहीं आया। जिस देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है और उस देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, प्रदूषण कैसे कम हो सकता है? एक अभी सुबह सुबह मैं सुन रहा था किसी से, वो कह रहा था PM ओमान में है, लीडर ऑफ अपोजिशन जर्मनी में और देश की राजधानी प्रदूषण में। तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है प्रदूषण की, तो प्रदूषण कम कैसे होगा? इधर कांग्रेस ने दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में प्रदूषण पर डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में होने वाले क्रिकेट मैच रद्द हुआ तो अखिलेश ने भी तीर चलाए। संसद की चर्चा फिलहाल जी राम जी के हंगामे में टल गई, लेकिन सवालों की बौछार जारी है। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया की एम्बेसी यहाँ पर है, डिप्लोमैट्स यहाँ रहते हैं। इसलिए बिगड़ते हालात देख चीन की डिप्लोमैट ने प्रदूषण कंट्रोल पर अपना ज्ञान और बिना मांगी सलाह भारत को दे दी। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली NCR में प्रदूषण की इतनी बुरी हालत क्यों है? प्रदूषण का असल दुश्मन कौन है और कैसे दिल्ली की हवा साफ होगी ताकि सांसों का आपातकाल रुके और साफ सुथरी हवा में दिल्ली NCR के लोग सांस ले सकें? तो ये सारे सवाल हैं और सवाल बेहद गंभीर है और इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। तो आज आवाज़ अड्डा में इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नितिन त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी, जाने माने पर्यावरणविद देवी गोयनका साहब हैं और GDI के फाउंडर अंकुर बंसल साहब हैं। आप सही मेहमानों का स्वागत है। जो पर्यावरणविद हैं गोयनका साहब और अंकुर बंसल साहब, आपके पास मैं थोड़ा सा आगे चल कर आऊँगा, लेकिन शुरुआत मैं करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नितिन त्यागी जी से। नितिन त्यागी जी, वैसे तो मामला
सिमट जाता है दिल्ली तक, लेकिन ये मामला दिल्ली तक का है नहीं, मेरा अपना मानना है। क्योंकि दिल्ली आसपास के इलाके जहाँ पे भाजपा की ही सरकार है और इस पे आके मामला फंसता है। मेरा सवाल यह है कि जब इतना ज़्यादा मामला गंभीर है, आप भी इस प्रदूषण को फेस कर रहे होंगे, 2-4 हो रहे होंगे, तो सरकार इतना गंभीर दिखती क्यों नहीं है? जब चर्चा कराने की बात आई तो हंगामा इतना हुआ कि चर्चा भी नहीं हो पाई। देखिए, मेरे को ये लगता है कि बहुत बहुत गंभीर मामला है और डेफिनेटली इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सरकार मान रही है चर्चा करने के लिए, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। विपक्ष सिर्फ बातों को, मुद्दों को उठा के जो है ना शूट एंड स्कूट वाली पॉलिसी हमेशा आई है और जब भी बात करने की, डिस्कशन करने की बात आती है तो उसके बाद सब उठ के भाग जाते हैं। और ये डेफिनेटली सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, मुझे लगता है पूरा नॉर्थ इंडिया इसकी चपेट में है और उसमें सभी की सरकारें हैं और डेफिनेटली सारे के सारे राज्य आज की तारीख में प्रदूषण से पीड़ित हैं। लेकिन देखना ये चाहिए कि कौन से राज्य ऐसे हैं जो आज की तारीख में प्रदूषण से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है 1 साल भी अभी रेखा गुप्ता जी की सरकार को दिल्ली में नहीं हुआ और जिस तरीके से रेखा जी और रेखा जी के सारे मंत्री और सारे के सारे विधायक, बहुत सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सड़क के ऊपर हैं, देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। यहाँ तो हालत ये थी उससे पहले कि जो चीफ मिनिस्टर साहब थे सर्दियों में वैसे ही विपश्यना के नाम पे दिल्ली छोड़ के चले जाया करते थे। दिल्ली में कभी भी पॉल्यूशन को लेके वो सड़क पे नजर नहीं आए और उससे पहले उनके बड़े जो है इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, कभी बीजिंग से कंपेयर करते हुए, कभी किसी से कंपेयर। अगर 15 साल में बीजिंग का उनका स्टेटमेंट आया, 15 साल में बीजिंग का एकदम वो पलट दिया, पॉल्यूशन एकदम खत्म हो गया, तो भैया 10-11 साल से तो आप भी थे, आपने कुछ क्यों नहीं किया? लेकिन आज की तारीख में मैं देखता हूं दिल्ली के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, चाहे वो ईवी पॉलिसीज को लेके वो काम हो रहा हो, चाहे वो स्प्रिंकलर्स को लेके काम हो रहा हो, चाहे ग्रीन कवर दिल्ली का बढ़ाने की बात हो रही हो। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक प्रयास है और आने वाले दिनों के अंदर आपको दिल्ली के अंदर डेफिनेटली फर्क नजर आएगा। आपकी ये जो बात है त्यागी साहब, इसको मैं कोशिश करूँगा कि अपने यहाँ सेव करके रख लूँ और अगले साल जब यही समय आएगा तो ये बाइट आपकी चलवाऊँगा और आपको फिर से शो में बुलाऊँगा और पूछूंगा कि आपने जो कहा वो कितना फ़र्क दिखा है। वो ये इसलिए बात मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपकी बातों पर शक नहीं है, आपकी सरकार के कदमों पर शक नहीं है, लेकिन पिछला अनुभव इतना कड़वा है कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि हम कभी भी स्वच्छ हवा में सांस ले पाएं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं जो आप कह रहे हैं कि पिछले 27 साल में जो सरकारों ने किया है उसने ये ही माहौल बना दिया है कि लोगों को आराम से सरकारों के ऊपर भरोसा नहीं होता। पर मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश को भरोसा है और उनके नेतृत्व में जो आज की तारीख में दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार चल रही है, लोगों को भी भरोसा होगा। और मुझे लगता है कि ये ऐसा पोल्यूशन का, आपने जैसे शुरू में कहा कि सभी लोग रोज पोल्यूशन से रूबरू होते हैं, ये मेरी तेरी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है और सभी पार्टी को साथ में मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। जो ऑपोजिशन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उनको भी अपने सजेशंस के साथ में आना चाहिए और जो है मिलके इस पोल्यूशन की जो ये पूरी की पूरी फाइट है, हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया, हमारे बच्चे सभी के जो है शायद पोल्यूशन से सफर करते हो, पर ये है डेफिनेटली आज की तारीख में इस साल में हम लोगों को दिल्ली का एक्यूआई पिछले कुछ सालों से बेहतर महसूस हुआ। बहुत लोगों से बात हुई, उनको भी महसूस होता है, लेकिन पोल्यूशन तो है, पोल्यूशन आज की तारीख में है। इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। बिल्कुल सही कहा कि प्रदूषण जो है ये मेरी तेरी वाली बात नहीं, प्रदूषण हमारी हम सब की समस्या है, तो वो हम सब की समस्या में हम दिख नहीं रहा है। हरनाम सिंह जी, जब बात आई कि प्रदूषण पे चर्चा किया जाएगा संसद भवन के अंदर, संसद में, तो एक उम्मीद जगी थी कि चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी, कुछ हल निकल कर आएगा और एक जिसको हेल्थ इमरजेंसी आज की तारीख में उसको दूर करने में केंद्र सरकार और बाकी राज्यों के साथ मिलकर कुछ ठोस प्लान निकल कर सामने शायद आ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ कि हंगामा करते करते प्रदूषण पर चर्चा भी हंगामे की भीड़ चढ़ गई। देखिए, बड़ा दुखद था, लेकिन हम तो सरकार से पहले ही डिमांड कर रहे हैं कि बाकी जो मुद्दे थे, आप कभी वंदे मातरम पर डिबेट करा रहे थे, कभी और दूसरे मुद्दे पर डिबेट करा रहे थे, आज ये देश के लोगों की जान पर एक सवाल है, आज एक मेडिकल इमरजेंसी, इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और साइमल्टेनियसली एक सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए तमाम पार्टियों की। उस पर प्रीवियस पार्टियों का जो एक्सपीरियंस है वो भी सरकार ले, सरकार अपनी क्या नई पॉलिसी लेके आ रही है उस पर बातचीत हो। दिल्ली का पोल्यूशन और एनसीआर का पोल्यूशन जो है वो बहुत सारे मल्टीपल अथॉरिटीज है, इसमें ये वैसे भी पोल्यूशन जो है संविधान के अनुसार ये केंद्र का मामला है,
इसमें केंद्रीय मंत्री एनवायरमेंट, प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक बुलाए जिसमें तमाम राज्य, जो बगल के राज्य, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, तमाम वहां के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया जाए, किस तरीके से फिर कारगर काम किया जाए, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है उसको कैसे कम किया जाए या कुछ दिनों के लिए शट आउट किया जाए, व्हीकुलर पोल्यूशन जो है उसके लिए कैसे ईवी बसेस जो है वो और ज्यादा दी जाए, मेट्रो का जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा किया जाए, ग्रीन कवर एरिया को बढ़ाया जाए, जो डस्ट पार्टिकल से पोल्यूशन आ रहा है उसको, डस्ट को कैसे कम किया जाए, जो टूटे हुए रोड है उनको ठीक ठाक किया जाए ताकि डस्ट ना उड़े। इसके अलावा जो प्रदूषण में जो लोग बाहर ज्यादा निकल रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो ऑफिस हो, उनको वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे काम करने की जरूरत थी। ये स्प्रिंकलर्स, ये जो आपका जो उठाकर लेके हम घूम रहे हैं स्मोक टावर, 23 करोड़ रुपए का स्मोक टावर लगा था, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये बेसिकली दिल्ली के लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। अगर कोई स्प्रिंकलर से कुछ काम होता तो क्या पोल्यूशन कुछ कम हो रहा है क्या? फिर तो ऐसा कीजिए, 2 करोड़ लोगों के हाथ में पिचकारी दे दीजिए, लोग अपने उसे ये स्प्रिंकल करेंगे और प्रदूषण नीचे बैठ जाएगा, 2 करोड़ लोग जमाएंगे। इससे कुछ नहीं होगा, कॉन्क्रीट काम करने की जरूरत है। सरकार जब पूरे नवंबर दिसंबर में आकर जागती है, अगर सरकार इसी को, जब आपका मानसून था तो ग्रीन कवर एरिया बढ़ाने के लिए कितने आपने पेड़ पौधे लगाए, कितना आपने जो साइड बम्प्स थी या बीच के डिवाइडर्स थे उसमें कितने पेड़ लगाए जहां पर मिट्टी से धूल उड़ती है, कितनी आपने मैकेनाइज की सफाई की मशीनें खरीदी, प्रोक्योरमेंट की, क्योंकि आज जब सफाई करते तो इतना डस्ट उड़ता है, तो उसकी मशीनें खरीदने का काम कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे तो भैया पोल्यूशन कम कौन करेगा? पोल्यूशन विपक्ष कम करेगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है नितिन त्यागी जी। घनन भारद्वाज साहब आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन एक सवाल नितिन त्यागी से ले लूं, जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह भी रहे थे कि आखिर अब तो कोई दिक्कत कोऑर्डिनेशन की नहीं होनी चाहिए। अगर हमें बड़ी इंडस्ट्री को दिल्ली से हटा के कहीं साइड में ले जानी है तो बाकी के जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, वहाँ पे आपकी सरकार है। अगर दूसरे राज्यों से प्रदूषण के कुछ फैक्टर आ रहे हैं तो उस पर कंट्रोल करने में दिक्कत नहीं आएगी, वो कोऑर्डिनेशन की दिक्कत वहाँ भी नहीं आएगी, और जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसका कुछ रोड मैप नहीं दिख रहा है, इसलिए सारे सवाल उठ रहे हैं। नितिन जी। नहीं, डेफिनेटली रोड मैप इज ऑन द वे एंड काम चल रहा है उसके ऊपर, जहां पे जो पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसके ऊपर काम भी चल रहा है और काम किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। ऐसा नहीं है, मैं हरनाम भाई को अपने भाई हैं और जो है उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ, उनकी बात, उनका जो इशू है वो बिल्कुल सीरियस है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए हरनाम जी कि ये जो है ना, ये इस साल की प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहें कि दिल्ली में प्रॉब्लम है, या आप ये समझें कि जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और सब है। ये तो ऑनगोइंग प्रॉब्लम है और अब से 20 साल से 15 साल 20 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है और बहुत तेजी के साथ ये बढ़ी भी है। आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझते हुए और हमारे देश की जो व्यवस्था है उसको समझते हुए एक मैच्योर थिंकिंग के साथ में आप अपनी बात को रखें। और मेरा ये मानना है कि ओवरनाइट पॉल्यूशन खत्म नहीं हो सकता, इट इज अ प्रोसेस। आप अगर पेड़ लगाने की बात करें तो एक पेड़ माँ के नाम का इतना हिट इस बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम गया जिसमें करोड़ों पेड़ पूरे के पूरे देश में लगाए गए हैं, लेकिन वो पेड़ बढ़ते हुए भी टाइम लगता है, पेड़ बनते हुए भी टाइम लगता है। और डेफिनेटली ग्रीन कवर दिल्ली का 1% के ऊपर बढ़ाया पिछले 1 साल के अंदर, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। 1% बढ़ जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इस बात को समझिए, इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने अपने बंगलों के, अपने फ्लैटों के लॉन्स को तक को ग्रीन कवर में काउंट किया। उन्होंने तुलसी के पौधे लोगों की बैल्कनी में रखने को ग्रीन कवर काउंट किया। ये नहीं होता। देखिए, अंग्रेजों ने यहाँ के जंगलों को कटवा के वहां पे इंग्लिश कीकर लगवाया था। अगर आपको पता हो तो कीकर लगवाया था कि सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी भाग के छुप जाया करते थे जंगलों में, चोर डकैत भी छुपा करते थे, वो जाके ना छुपे इसलिए कांटे वाले पौधे लगाए थे वहां पे। 70 सालों में कांग्रेस से वो इंग्लिश कीकर वापस से इस जम्बू द्वीप में दोबारा यहाँ के पेड़ नहीं लगाए गए कि जो है ग्रीन कवर हमारा बढ़ जाए। आज आप अचानक से बोलते हो कि ग्रीन कवर बढ़ जाना चाहिए। इतने सालों तक क्यों चुप बैठे थे? क्यों आपने इंग्लिश कीकर लगे रहने दिया? आम आदमी पार्टी ने एक बार बड़े जोर शोर से कहा था कि सारा का सारा कीकर हट जाएगा। आम आदमी पार्टी के घनन भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, उनसे जवाब लूंगा, लेकिन कुछ हरनाम जी जुड़ना चाहते हैं। 2017 में 18 में
जो कहा था आम आदमी पार्टी ने इंग्लिश टिकर पूरा हट जाएगा और फलदार और यहीं के इंडिया के पेड़ यहाँ पे लगाए जाएंगे। कितने पेड़ लगा दिए आम आदमी, इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी हमने आमंत्रित किया। घनिंद्र भारद्वाज साहब हैं, लेकिन हरनाम सिंह जी को जोड़ना चाहते हैं। हरनाम सिंह जी संक्षिप्त में 2 लाइन में अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास चल रहा हूँ। मैं नितिन भाई को एक बात बताना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड की सबसे ग्रीन सिटी का अवार्ड शीला दीक्षित जी की सरकार में था, जब हमारा फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन एरिया जो था, जिनको दिल्ली के रिजेस कहते हैं, वो 37% तक हमने इंक्रीज कर दिया था। गढ़ी मांडू जो यमुना का पूरा जो बैंड, इस पर हमने बहुत शानदार ग्रीन लाखों पेड़ लगाए थे। दिल्ली के बीचों बीच साइड वर्ज पे, सेंट्रल वर्जेस पे सुंदर पेड़ लगाए गए थे, जो कहीं ना कहीं अब विलुप्त हो गए हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये स्वाभाविक है कि पिछले 10-12 सालों में प्रदूषण भी बढ़ा है, ग्रीन कवर एरिया भी कम हुआ है और पोल्यूशन एक्यूआई भी इंक्रीज हुआ है। इस पर हमें काम करना चाहिए और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर पार्टी को लेवल से ऊपर हटकर इस पर काम करना चाहिए। ये सबकी एक इमरजेंसी का सवाल है। ये बिल्कुल, ये आपने सही सजेशन भी दिया है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके और एक तरह से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यहाँ पे तैयार करना चाहिए। इसमें प्लान में होना क्या चाहिए? देवी गोयनका साहब और अंकुर बंसल साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन घनिंद्र भारद्वाज साहब को पहले चर्चा में जोड़ लेते। घनिंद्र जी, बार बार तीर जो है आप ही की तरफ जा रहा है कि आपकी सरकार रही, लेकिन आपकी सरकार ने कोई ऐसा ठोस प्लान तैयार नहीं किया। उसका नतीजा है कि आज भी प्रदूषण जस के तस है। यह बात सही है कि प्रदूषण को ओवरनाइट तो खत्म कर नहीं सकते हैं? देखिए लक्ष्मण जी, प्रदूषण से बड़ी समस्या जो दिल्ली में चल रही है वो रेखा गुप्ता समस्या है। क्योंकि दिल्ली का दुर्भाग्य ऐसा है कि दिल्ली को ऐसी मुख्यमंत्री मिल गई जिनको AQI और टेम्परेचर एक ही चीज लगती है, जिनको AQI और IQ में फर्क नहीं पड़ता। जो खुद आज से 4 महीने पहले अगस्त में वो उनके मंत्री सिरसा साहब, उनके मंत्री प्रवेश वर्मा जी इंडिया गेट पे जाके सेल्फी ले रहे थे और कह रहे थे हमने दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर दिया। ये अपने बड़बोलेपन में निपटे हैं और हमने थोड़ी कहा था कि आपको 9 महीने में खत्म करना है। इन्होंने कहा था कि हमने 4 महीने में दिल्ली का सारा प्रदूषण खत्म कर दिया। बेसिकली दिल्ली के अंदर एक फ्रॉड सरकार चल रही है, एक फर्जीवाड़े की सरकार चल रही है। पूरी की पूरी सरकार फ्रॉडगिरी में लगी है। इन्हें प्रदूषण कम करना था, लेकिन प्रदूषण के आंकड़े कम करने में लग गए। स्मोक टावर्स पे जाके पानी छिड़का जा रहा है, जहां AQI सेंसर्स लगे वहां पे जाके पानी का छिड़काव हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एडमिट करा है कि हम AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पे पानी का छिड़काव करते हैं। या AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पे जब पानी का छिड़काव करोगे तो आपके जो आंकड़े हैं वो कम होंगे। इन्होंने AQI में ऐसा सेंसर लगा दिया कि AQI 500 से ऊपर जाता ही नहीं है। अगर इनकी सरकार 400 कह रही है, 450 कह रही है, तो समझ लो कि दिल्ली का AQI जो है 1000 से ऊपर है। आज दिल्ली का हर आदमी जहरीली सांस लेने को मजबूर है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सो रही है, पर्यावरण मंत्री सो रहा है, पूरी की पूरी सरकार सो रही है। इनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आम आदमी पार्टी को गाली दो, इससे दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल्ली का प्रदूषण घनिंद्र जी, सवाल ये है कि ठीक है, आपकी जो बात है उस पर मैं भाजपा के प्रवक्ता उनसे जवाब लूंगा, लेकिन सवाल जो मैंने पूछा वो ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में क्या ऐसा किया कि लॉन्ग टर्म में पोल्यूशन का सोल्यूशन दिखे? लक्ष्मण जी, जब 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही और नितिन त्यागी जी तो सरकार के पार्ट थे, तो हमारी पार्टी में, तो हमारी पार्टी से विधायक थे। इन्होंने तो उस परिवर्तन को, अभी तो प्रवक्ता आप हैं, अब आपकी सरकार के पक्ष में नितिन त्यागी जी से जवाब नहीं ले सकता ना। लक्ष्मण जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, हमने 365 दिन काम करा है। और दिल्ली के पॉल्यूशन को अगर कम करना है तो 365 डेज ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ काम करना पड़ेगा। हमारी सरकार आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, मैं इनिशिएटिव गिना रहा हूं। दिल्ली की सरकार जब हमारी थी, हमने दिल्ली के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को CNG और PNG पे कन्वर्ट कर, उस पे इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर दिया। हमने दिल्ली से सारी पॉलिटेड इंडस्ट्री दिल्ली से बाहर भेज दी। जो दिल्ली में इंडस्ट्री बची वो PNG पे है। दिल्ली के अंदर 2 थर्मल पावर प्लांट चलते थे, उन दोनों थर्मल पावर प्लांट्स को हमने बंद कर दिया। हमने दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन पॉलिसी बनाई, हमने दिल्ली के अंदर ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन बैन करा। हम दिल्ली की सड़कों की सफाई करने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग की मशीन लेके आए। हमारी सरकार ने व्हीकल पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑड इवन जैसे इनिशिएटिव तैयार करे, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया। हमारी सरकार ने दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हर साल दिल्ली में लाखों पेड़ लगाए।
दिल्ली का ग्रीन कवर जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी तब 17% था, हम 24% तक लेके जाए। ये हमारी सरकार की अचीवमेंट थी। लगातार 365 डेज काम करते थे, विंटर एक्शन प्लान बनाते थे, समर एक्शन प्लान बनाते थे, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाइड करते थे, हॉटस्पॉट पे काम करते थे। देवी गोयनका, ठीक है, आपकी सारी बातों को नोट कर लिया गया है। धर्मेंद्र भारद्वाज साहब, आपकी सारी बातों को नोट कर लिया गया है। देवी गोयनका साहब, जब इतने सारे काम सरकार ने किए, पिछली सरकारों ने सीएनजी पीएनजी में सारी गाड़ियों को कन्वर्ट किया, जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री थी उसको काफ़ी हद तक बंद किया, वो हम लोगों ने भी देखा, चाहे नारायणा के आसपास का हो, रोहिणी के आसपास के हो, सारे इंडस्ट्री को हटाया गया वहाँ से, ऑड इवन जैसी व्यवस्था शुरू की गई। इन सब के बावजूद स्मोक टावर शुरू किया गया, इन सब के बावजूद पहले भी पॉल्यूशन का वही हाल था, आज भी वही हाल है। माजरा क्या है गोयनका साहब? नहीं, बेसिकली जो आपके गेस्ट ने कहा है, मुझे लग रहा है कि बातों कम करनी चाहिए और एक्शन ज़्यादा होना चाहिए ग्राउंड पे। और पहले बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ इट इज़ कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल। बट मुझे लग रहा है कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो पॉलिटिकल विल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर पॉलिटिकल विल होता, क्योंकि पॉलिटिशियन भी यही हवा से सांस ले रहे हैं, राइट, उनको काम करना था तो ज़रूर पोल्यूशन कम हो जाता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट इट कम्प्लीटली, बट ज़रूर कम तो हो ही सकता था। जब सीएनजी की बात हुई थी, जब 15-20 साल पहले जब बसेस को कन्वर्ट किया गया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये सब काम हुआ था। बट अभी मुझे लग रहा है कि कोर्ट के भी ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं और कोर्ट की थिंकिंग भी बदल गई है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फायर क्रैकर्स हम बैन करेंगे दिल्ली में, फिर ग्रीन फायर क्रैकर्स की बात उठी एंड देन फिर ग्रीन फायर क्रैकर्स को भी बैन किए। बट आखिर में लास्ट मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 2 दिन पटाखे चला सकते हैं। अभी दूसरी बात है, ये स्टबल बर्निंग का जो इशू है वो विंटर टाइम में जास्ती प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट उसका जो सोल्यूशन है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव से ही काम होगा, और वो तो कोई सरकार करने को तैयार नहीं है। अभी जो फार्मर है उसको तो कुछ उगा के पैसे कमाना है, उसमें तो कुछ दो बात नहीं है। बट इफ़ ही इज़ गिवन द इंसेंटिव, वो पैडी के अलावा दूसरे क्रॉप भी उगा सकता है, जिसकी वजह से ये जो पैडी बर्निंग का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कम हो सकता है। अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई, अभी आपने तो बोल दिया कि दिल्ली में स्टेज 4 और स्टेज 6 की गाड़ी अलाउ करेंगे या EVs ही अलाउ करेंगे। बट दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली से नहीं आता है। अगर आपको रियली कम करना है तो यू हैव टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द एंटायर एयर शेड जो हम बोलते हैं। और एयर शेड तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया का ही जुड़ा हुआ है, नॉट कि दिल्ली इज़ अ बबल की उसका प्रदूषण दिल्ली में ही होगा और दिल्ली की बाहर की हवा दिल्ली में नहीं आती है। तो दैट होलिस्टिक अप्रोच इज़ कम्प्लीटली मिसिंग। और मेरे हिसाब से द मेन पर्सन टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज़ आवर एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी। मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी एफर्ट किया है पर्यावरण मिनिस्ट्री ने ये प्रदूषण कम करने के लिए। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड द रोल दैट द एनवायरनमेंट मिनिस्टर शुड बी प्लेइंग इज कम्प्लीटली मिसिंग। अभी मैं अरावली के बारे में बात करूंगा। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले सरकार ने डिसीजन किया कि अरावली पहाड़ के हम कैटेगराइजेशन बदल के अभी उसकी वजह से 90% ऑफ द अरावलीज में माइनिंग शुरू हो सकता है। एंड इनफैक्ट द अरावली हिल्स आर वेरी एंशिएंट हिल्स, और वो प्रदूषण को ब्लॉक करते हैं। वो जो डेजर्टिफिकेशन से मिट्टी आती है दिल्ली में, दे आर द बैरियर दैट विल स्टॉप द सैंड फ्रॉम कमिंग इनटू दिल्ली एंड एडिंग टू द पोल्यूशन। अभी वहाँ पे भी आपने माइनिंग एक्टिविटी खोल दिया तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं होने वाला है, वो बढ़ने वाला है। तो इसमें क्या कैटेगराइजेशन चेंज करने से माइनिंग एक्टिविटी को परमिशन मिल जाती है, ऐसा है क्या? हाँ जी, उन्होंने हाइट रिस्ट्रिक्शन चेंज कर दिया है, अरावली हिल का डेफिनेशन ही बदल दिया है। तो इसके लिए अभी माइनिंग एक्टिविटी जो बंद थी अभी दोबारा जोरों से शुरू हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट में जो अभी बोलना चाहता हूँ, ये ग्रीन कवर बढ़ाने की जो बात हो रही है, भाई हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि झाड़ लगाना बहुत आसान है, पर झाड़ को उगाना बहुत मुश्किल काम है। ये फ़ोटो ऑप हो जाता है कि 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लोग आके झाड़ लगाते हैं, 2 दिन बाद झाड़ है क्या नहीं किसी को भी परवाह नहीं है।
और साइमल्टेनियसली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो फुल्ली ग्रोन ट्रीज जो काटे जा रहे हैं, वो एक फुल्ली ग्रोन ट्री इज इक्विवेलेंट टू 10,000 सैपलिंग्स, राइट? वो कोई सोचता नहीं है। तो मेरा यही है कि अगर गवर्नमेंट को काम करना है, ग्रोन सच में रिड्यूस करना है। एक चीज समझना चाह रहा था, एक फुल्ली ग्रोन ट्री अगर काटे जाते हैं तो क्या आप कह रहे हैं कि 10,000 प्लांटेशन के बराबर होता है वो, इज इट? हाँ, क्योंकि वो 10,000 सैपलिंग्स को एक 100 ईयर ओल्ड ट्री बनने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा ना। और आप जानते हो, आपने पीपल के झाड़ देखे होंगे, आम के झाड़ देखे होंगे, और ये जो सैपलिंग चेन की जो सैपलिंग लगाते हैं जिसका सर्वाइवल रेट 10% भी नहीं होता है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू सी व्हाट इज द इम्पैक्ट टुडे। आप एक झाड़ काटोगे और आप 10,000 सैपलिंग भी लगाओगे, तो सैपलिंग को बड़े होने को तो 10, 20, 15, 50 साल लगेंगे। ये कोई सोचता नहीं है। अंकुर जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल और मैं गोयनका साहब से पूछूं, तो ऑप्शन क्या है? मान लें कहीं हमें पेड़ काटना ही है, क्योंकि आखिर डेवलपमेंट भी एक एजेंडा पे रहता है, तो बैलेंस करना हो तो ऑप्शन क्या बचता है? पेड़ ना काटें, वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क को छोड़ दिया जाए, या फिर आप लोगों का रिसर्च क्या कहता है? नहीं, मेरे हिसाब से अपनी इतनी गंभीर समस्या हो गई है, नॉट जस्ट प्रदूषण, बट अगर हम क्लाइमेट चेंज का भी मुद्दा उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी झाड़ काटना चाहिए। इनफैक्ट जो प्लानिंग होनी चाहिए डेवलपमेंट के नाम में, मेरे ख्याल से इट कैन बी डन बाय मेंटेनिंग द ग्रीन कवर ऑल्सो। कई, अगर आप इंटरनेशनल मॉडल भी देखोगे तो कई बिल्डिंग्स आर बिल्ट अराउंड द ट्रीज, मैंने झाड़ को इंटैक्ट रख के द बिल्डिंग इज प्लान्ड सो दैट द ट्री कवर रिमेन्स इंटैक्ट। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है, बट वो प्लानिंग अथॉरिटी के दिमाग में ये बात घुसनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। प्लानिंग अथॉरिटी और कई सारे एजेंसियों को आपस से मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना होगा और वॉर फुटिंग पे काम करना होगा, तभी इस पे आगे बढ़ पाएंगे। आगे मैं आऊँगा, गोयनका साहब आपने काफ़ी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए हैं, इस पर मैं हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे भी उनकी राय लूँगा, क्योंकि पहले भी साफ कर दूँ, गोयनका साहब ने साफ किया किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, वो निष्पक्ष तरीके से अपनी राय रख रहे हैं। अंकुर बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, GDI के फाउंडर। अंकुर जी, मैं लास्ट में आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ रहा हूँ। एक कॉमन सेंस, मैं बहुत पर्यावरणविद हूँ नहीं, ना तो मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं तो सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में अगर कोई फैक्टर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है तो वो कहा जाता है कि व्हीकल, गाड़ियां जो हैं वो पॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होने वाले फैक्टर में से एक है, फिर कहें कि सबसे ज़्यादा वही फैक्टर जिम्मेदार है। जब मैं डेटा देख रहा था सरकार की वेबसाइट से, तो अक्टूबर में जो गाड़ियों की बिक्री होती है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो ईवी जो पॉल्यूशन फ्री माना जाता है, सिर्फ 4,419 गाड़ियों की बिक्री होती है, और वहीं पे पेट्रोल डीजल गाड़ियों को देखें तो 78,114 गाड़ियों की बिक्री होती है। तो जब पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की बिक्री ईवी के मुकाबले इतनी ज़्यादा होगी, भले ही BS6 क्यों ना हो, तो पॉल्यूशन तो होगा ही ना। और अब तो और ढेर सारी गाड़ियों के बीच में कंपटीशन है, कौन सस्ती गाड़ियां ला रहे हैं, लोग और गाड़ियां खरीदेंगे। इसका क्या उपाय है? अंकुर जी। बिल्कुल, हाँ, नमस्कार लक्ष्मण जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम पूरा डेटा देखें दिल्ली का, तो ट्रांसपोर्ट जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आता है दिल्ली का और NCR रीजन का। और आपने बिल्कुल सही बताया कि ईवी की सेल अगर हम सिग्निफिकेंट लेवल पे देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है वो कंपेयर टू डीजल और उसका तरीका वही है कि सरकार को इसके अंदर इसकी ओवरऑल कॉस्ट देखनी पड़ेगी, एनवायरमेंटल कॉस्ट, और उसके अंदर जो इंसेंटिव आज वो दिया जा रहा है लोगों को, वो भी बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो भी बढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए लक्ष्मण जी, मेरा मानना ये है कि हम जो एयर क्वालिटी पे डिस्कशन करते हैं दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, इस टाइम पे हमको ये समझना पड़ेगा इस टाइम सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अब दिल्ली की सिचुएशन ऐसे आ चुकी है कि जैसे हम मॉनसून के लिए तैयारी करते हैं, जहाँ पे हमको पता है कि जून, जुलाई, अगस्त में मॉनसून आएगा, उससे पहले हमको अपना सीवेज सिस्टम ठीक से करना है, उससे पहले हमारी जो रोड हैं उनकी मरम्मत ठीक से पहले कर लेनी है, क्योंकि उस टाइम नहीं हो सकती। उसी तरह से हमारा जो गवर्नेंस का कैलेंडर है, उसके अंदर हमको ये मानना पड़ेगा कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में एक एयर क्वालिटी की भी समस्या आती है, जैसे मॉनसून की समस्या मिड ईयर में आती है, और उसकी प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर होनी पड़ेगी। क्योंकि अब प्लान करने से, ग्रैप लगाने से, वो एक हम पोज करना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो सबसे पहले तो हमको सोचना पड़ेगा, आज सॉल्यूशन की बात करने से कुछ बदलेगा नहीं।
सॉल्यूशन की बात होगी थ्रू आउट द ईयर, ताकि इस टाइम पे हम उसका इम्पैक्ट देख सकें। हम अभी उल्टा कर रहे हैं, जब हम समस्या के अंदर हैं उस टाइम हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं और प्रॉब्लम उस टाइम सॉल्यूशन लगाए नहीं जा सकते। एक जो दूसरा जो मेरे को लगता है, जब तक एयर क्वालिटी का जो इशू है, एयर क्वालिटी का इशू जब तक पर्सनल नहीं बनेगा लोगों के लिए, उनको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर कितना है, जब तक हमेशा समस्या किसी और के ऊपर आ जाएगी। जैसे हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज में एमसीडी बोलता है सरकार की, राज्य सरकार की है, राज्य सरकार बोलता है नेबरिंग सरकार की है, सेंटर फिर कुछ सेंटर को ब्लेम करते हैं। यही बिहेवियर जो होता है मोटा मोटा, यही एक सिटीजन में भी देखा जाता है कि मेरा एरिया तो ठीक है, मेरे एरिया में प्लांट भी हैं, मेरे इंडिया में व्हीकल भी कम है, हम कार पुलिंग भी करते हैं। तो जो काफ़ी एडवांस इकॉनमीज जैसे लंदन वगैरह ने एक इनिशिएटिव किया था ब्रीद लंदन नाम से, जिसमें आपको जो डेटा अवेलेबल है, हाइपर लोकल डेटा जब तक अवेलेबल नहीं होगा, जब तक कंपटीशन नहीं होगा उसके अंदर के हर सोसाइटी, हर कॉलोनी, हर सब अर्बन एरियाज देख सके कि मेरा AQ बाकी AQ से कितना ऊपर है, बेहतर है, कम है। तो जब तक ये प्रॉब्लम पर्सनल नहीं बनेगी, मेरे को लगता है जब तक हमेशा हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे वो सिटीजन्स हैं। तो दूसरा मेरे को लगता है कि ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। और तीसरा जो गोयनका साहब ने बोला, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, अब हमको क्लाइमेट कोई अलग से एनवायरनमेंट प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी। हमको जो एयर क्वालिटी का इशू है, स्पेशली दिल्ली और जो आसपास के शहर हैं, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि इट नीड्स टू कट थ्रू अदर थिंग्स ऑल्सो, कि एजुकेशन में भी हम बताएं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एयर क्वालिटी की। हम जो अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी तक, हमेशा जैसे आपने भी सवाल पूछा था कि ये एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटी बताया जाता है, बट वो ऐसा नहीं है। हमको इसके सेफगार्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से डेवलपमेंट भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से अभी तक हम सोचते हैं कि इकोनॉमिक जो जैसे हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, रोड्स को बोलते हैं, हम इंटरनेट को बोलते हैं, उसी तरह से हमको सोचना पड़ेगा कि बेटर एयर क्वालिटी इज ऑल्सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि पॉल्यूटेड लंग से हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं बन सकते। तो जब तक हमारी कोर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर एयर क्वालिटी को एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से नहीं देखा जाएगा, जब तक मेरे को लगता है हम कैचअप करते रहेंगे और उतना फोकस नहीं आ पाएगा इन चीज़ों पे। हमको इसको सिर्फ सोच देंगे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का ये एक मैंडेट है सॉल्व करने का, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज सो इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। तो मेरा तो मतलब सोल्यूशन यही है कि इसको पर्सनल बनाया जाए, इसको हाइपर लोकल बनाया जाए, इसको एक थ्रू आउट द ईयर जैसे मॉनसून की हम प्लानिंग करते हैं उसी तरह से हमको पता है ये कोई अलग नहीं होने वाला कि अगले साल के विंड की डायरेक्शन कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, या प्रेशर जो है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी बढ़ती है, स्टबल बर्निंग है, वो कम ज़्यादा होगी, वो होगी हमेशा ही। तो प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर इज इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो मोटा मुद्दा जो मैं बोलना चाहता हूँ, हमको दरअसल इसमें जो है अंकुर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंकुर, हाँ, बेसिकली दोनों चीज़ों पे मैं बता दूं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से मैं जो देखता हूं कि समय समय पे जो डिसीजन लिए जाते हैं कि हम यहाँ पे हाईवे को ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, या फिर हम इसकी जगह मेट्रो चला रहे हैं, या फिर इसकी जगह हम EV बसें चला रहे हैं, उन सब का कैलकुलेशन दिया तो जाता है कि इससे इतने कार्बन एमिशन को हम कम कर रहे होंगे, इतने पेड़ लगाने के बराबर का ये काम होगा, इस तरह कैलकुलेशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन होगा। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की कोशिश मुझे लगता है एक शुरुआत हो गई है, लेकिन वो अभी एक मुहिम के तौर पर नहीं बनी है। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि हाइपर लोकलाइज डेटा देना, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। इसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे, बाकी लोग भी, कि कई बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होता है कि अभी चला हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट बिजनेस के लिहाज से कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा है। स्टेट लेवल पे चला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से कौन सा स्टेट अच्छा है। तो नतीजा ये निकला कि स्टेट के बीच में आपस में होड़ लग गई कि हम अपने यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। तो वैसे ही एनवायरनमेंट के हिसाब से भी अगर करना चाहें तो वो भी एक अच्छा आइडिया है कि कैसे हम इस चीज़ों को हाइपर लोकलाइज करें, आपस में कंपटीशन दिखाएं, और कंपटीशन के साथ साथ एक इंसेंटिव भी दिया जाए कि अगर आपका AQI लेवल आपके इलाके का इतना कम होगा तो हम आपके सोसाइटी का कुछ हाउस टैक्स कम कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाया सकता है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। देवी गोयनका साहब, ये कितना फिजिबल आइडिया आपको दिख रहा है? नहीं, मुझे एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कहना चाहता हूँ।
जब हम डेवलपमेंट और एंटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल बजट होता है हर साल, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल प्लस माइनस किए जाते हैं, बट एक जो कॉन्सेप्ट है जीडीपी कैलकुलेशन का, मेरे हिसाब से उसमें बहुत ही गड़बड़ वाली मामले है, बिकॉज ऑल द नेगेटिव जीडीपी इज एक्चुअली काउंटेड एज पॉजिटिव जीडीपी। उसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। टुडे अगर जीडीपी के हिसाब से द वैल्यू ऑफ अ डेड ट्री इज मोर देन द वैल्यू ऑफ अ लिविंग ट्री, बिकॉज एक बार आपने झाड़ काट दिया तो उसको टिम्बर का वैल्यू होता है, ये होता है, वो होता है, बट द लिविंग ट्री इज नॉट काउंटेड इन द जीडीपी, इट हैज़ नो वैल्यू। दूसरी बात है कि अगर आप बीमार होते हो या मैं बीमार होता हूँ तो मेरे हॉस्पिटल बिल, मेरे डॉक्टर के बिल, मेरे दवाई के बिल, दे विल एक्चुअली इंक्रीज द जीडीपी द वे इट इज़ कैलकुलेटेड। बट जो मेरी फैमिली को नुकसान होता है, मेरा पर्सनल नुकसान होता है इलनेस के थ्रू से या प्रीमेच्योर डेथ की वजह से, जो बहुत बड़ी समस्या है, वो कभी जीडीपी में आता नहीं है। तो एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था कई साल पहले, उन्होंने एक रिपोर्ट लगाया था कि अगर आप ये नेगेटिव जीडीपी फैक्टर करेंगे तो इंडिया इज लूजिंग अबाउट 3% ऑफ इट्स जीडीपी बिकॉज ऑफ द वे वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर एंड नेचुरल एसेट्स। तो मेरे ख्याल से अगर हम 5 ट्रिलियन या 50 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक एंड कैलकुलेट आवर जीडीपी एंड आवर ग्रोथ and what negative impact is there on the economy because of this development model that we are following. तो वो जीडीपी का कैलकुलेशन करें या फिर ऐसा कोई डेवलपमेंट प्लान बनाए तो उसको एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर रखा जाए। ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर चले, पार्टी वाइज अप्रोच ना हो, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट वाइज अप्रोच ना हो, एक सब लोग मिल करके इस पर काम करें। ये ना सोचे कि ये भाजपा की नीति है, ये कांग्रेस की नीति है, आम आदमी पार्टी की नीति है। तो ये पॉल्यूशन को लेकर के एकजुटता नितिन त्यागी सब कब दिख सकती है? इसकी तारीख में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं और केंद्र सरकार है, सबके सब बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी होगी तो अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसके साथ सब लोग साथ में मिलकर काम करें। देखिए बार बार जो है ना मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेके। अभी भारद्वाज जी ने भी बड़ी अजीब सी बातें, बड़ी अजीब सी टिप्पणी करी, स्लिप ऑफ टंग के लिए पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने आक्षेप लगाए। सबसे पहले तो इस एटीट्यूड को ठीक करना पड़ेगा। जब पॉल्यूशन की बात होती है तो मी वर्सेस यू नहीं हो सकता, इट इज वी ऑल वर्सेस द पॉल्यूशन होना चाहिए। आप एक ऐसी पार्टी से हैं भारद्वाज जी जहां पे 10 साल मुख्यमंत्री हमेशा सर्दियों में दिल्ली छोड़ के भाग जाता था और अब तो कई महीनों से भाग के पंजाब में बैठे हैं। वो पंजाब में बैठ के दिल्ली के लिए पीसी करते हैं, पंजाब के सीएम के साथ बैठ के दिल्ली में पीसी करते हैं। 22 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, जिसमें से 14 विधायक पिछले कई महीनों से दिल्ली के अंदर नहीं है। कोई गुजरात बैठा है, कोई गोवा बैठा है, कोई उत्तराखंड बैठा है, कोई पंजाब बैठा है, दिल्ली में उनके विधायक नहीं है। जब जनप्रतिनिधि को यहाँ पे होना चाहिए नहीं है। लेकिन आपको यह परेशानी जरूर है कि रेखा गुप्ता जी सड़कों पे घूम रही हैं। उनके अगर स्लिप ऑफ टंग, वो पूरे दिन क्या करती हैं उससे नहीं, एक बार अगर AQI को IQ कह दिया तो आप स्टैंड अप कॉमेडी बना देते हैं उसकी। आप लोगों के पास मतलब इतने वेले आपकी तारीख में, मुझे लगता है कि आप सबको मिलके बात करनी चाहिए कि दिल्ली में बेहतर, आज तक आप लोगों ने क्या कोशिश की थी और क्यों दिल्ली पिछले 10 साल में नहीं सुधर पाई। भारतीय जनता पार्टी तो सुधार लेगी, ये आपको डेफिनेटली बता रहा हूं। भाई साहब ने कहा था कि जो है मेरी ये बात को रिकॉर्ड करके रखेंगे और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं नेक्स्ट ईयर हम लोग अगर 18 दिसंबर को बैठेंगे और आप अगर इस चीज को आर्काइव से निकालेंगे तो हम डेफिनेटली कम से कम 100-150 AQI के नीचे बैठे होंगे। ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जो विजन है PM मोदी साहब का, जो विजन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है और उसके कोऑर्डिनेशन में जो बाकी स्टेट्स का विजन है, आई एम श्योर। और भारद्वाज जी एक चीज और मैं बताता हूं, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कुछ सीनियर कार्यकर्ता कूड़े में आग लगाते हुए पाए गए। आप इस चीज को रोकिए कि आग लगा के और वीडियो ना बनाएं। ये बहुत टुच्ची राजनीति है, बहुत छोटे स्तर की राजनीति है। तो आप ऐसा हुआ क्या गणेश जी? मिलकर कोऑपरेट कीजिए दिल्ली को बेहतर करने के लिए और इसको बहुत सीरियसली लीजिए। दिल्ली को बेहतर बनाना जरूरी है। आप लोगों को भी दिल्ली ने बहुत प्यार दिया है, ऐसा नहीं है। आपने चाहे केजरीवाल साहब ने दिल्ली को धोखा दिया, पर दिल्ली ने प्यार दिया है, तो उस प्यार की कीमत चुकाइए। जो लोग जीते हुए हैं उन लोगों सबको कोऑर्डिनेशन
घनेन्द्र भारद्वाज जी। जी लक्ष्मण जी। हाँ, मैं कह रहा था कि ऐसा है कि आप लोग कूड़े के पहाड़ में, कूड़े के ढेर में आग लगा रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, हो कह रहा है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने की है, वो लोग तो काम कर नहीं रहे। अब ये चाहते हैं कि सारा काम केजरीवाल जिम्मेदारी तो सबकी है, हमारी भी है, आपकी भी है, हाँ, सबकी जिम्मेदारी है। अरे लेकिन देखिए, 10 साल से तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, 10 साल से जिम्मेदारी नहीं थी। दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन फैला दिया, दिल्ली की सड़कें टूटी हुई, कोई काम दिल्ली के अंदर 10 साल के अंदर नहीं किया। और एक मिनट सुन लेते हैं, घनेन्द्र जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। त्यागी साहब आऊंगा आपके पास, घनेन्द्र जी की बात सुन लेते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, हो कह रहा है कि दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद लेके आए, और दिल्ली के लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से वायदा करा कि हम अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा काम करेंगे, हम आते ही यमुना साफ कर देंगे, हम आते ही दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर देंगे, हम आते ही दिल्ली में सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन करा क्या? पिछले 9 महीने से लगातार दिल्ली में एक फ्रॉड सरकार चल रही है, रोज फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कभी पोल्यूशन के आंकड़ों में, कभी AQI के आंकड़ों में, कभी यमुना सफाई के नाम पे पूरी की पूरी सरकार फ्रॉडगिरी में लगी हुई है। फ्रॉड सरकार दिल्ली में चल रही है। अब इन्होंने खुद माना कि रेखा गुप्ता जी की जबान स्लिप होती है। जबान एक बार आदमी की स्लिप होती है, बार बार नहीं होती। वो कहती है AQI टेम्परेचर एक चीज है, वो कहती है कि हम दिल्ली में दिसंबर से पहले पूरी दिल्ली का प्रदूषण साफ कर देंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बना देंगे। वो कहते हैं कि दिल्ली की जो लेंथ है 15,000 किलोमीटर लंबी दिल्ली है। अब 15,000 किलोमीटर लंबी दिल्ली कौन से इंची टेप से नापी, हमारी समझ से बाहर है। वो खुद एडमिट करती है टेलीविजन इंटरव्यू पे कि हम AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पे हम पानी छिड़कते हैं, हम स्मोक टावर पे जाके पानी छिड़कते हैं, हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। स्मोक टावर है नहीं कहीं पे, अरे स्मोक टावर दिल्ली के अंदर है नहीं भाई साहब भारद्वाज जी, स्मोक टावर नहीं है दिल्ली में। AQI स्टेशन है, AQI स्टेशन सारे हर स्पॉट पे लगाए गए हैं, स्मोक टावर नहीं है दिल्ली में। त्यागी जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा, प्लीज। आप तो पुराने सभ्य वो प्रवक्ता रहे हो, अब इस तरीके से मान लिया दूसरी पार्टी में, लेकिन असभ्य तरीके से पूछ रहा हूं आपसे, स्मोक टावर कहां पे है, बताएं तो सही दिल्ली में स्मोक टावर कहां है। त्यागी जी, दिस इज नॉट द वे ना, दिस इज नॉट द वे। मैंने आपको सुना, अब मेरी बात आ रही, जब आपकी बात आएगी लक्ष्मण जी टाइम देंगे, आप काउंटर कर देना, लेकिन सच्चाई तो सुननी पड़ेगी ना। स्मोक टावर कहां पे है दिल्ली में? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप भारतीय जनता ऐसा करते हैं। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। हरनाम सिंह जी को भी जोड़ेंगे कि हरनाम सिंह जी क्यों नहीं हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके कांग्रेस ही सामने आए, अपने राज्यों के लिए भी उदाहरण दे, और कुछ ऐसा लगे कि चलो कि इस पर कोई राजनीति नहीं होगी, एक सब मिल करके कुछ काम करेंगे, ऐसा कुछ इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा सकता, इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रदूषण के ऊपर कि उसका क्या सोल्यूशन है। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बहुत कुछ वैसा एक्शन लेके नहीं आ रही है। हालांकि भाजपा ने इसका खंडन किया, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। हरनाम सिंह साहब, इसका क्या उपाय है? ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप तो मुझे लगता है चलता रहेगा, ये पिछले कई सालों चला आ रहा है, हर साल हम लोग इस समय यही डिबेट कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलेगा इसका, और इसके पहल कौन करेगा? कांग्रेस करेगी? देखिए, हमने दिल्ली में 15 साल गवर्न किया है और गुड गवर्नेंस किया है। हम उसी की बिहाफ पर बता सकते हैं अपने एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस कि दिल्ली में 4 तरीके से पॉल्यूशन का मुख्य कारण है। पहला व्हीकुलर पॉल्यूशन है, जिसका इलाज ये है कि जब तक लोग अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं छोड़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं आएंगे, तब तक पॉल्यूशन डिक्रीज नहीं होगा। तो उसके लिए हमने 300-350 किलोमीटर मेट्रो चलाई थी, हमारे समय में चली थी। तो मेट्रो का इंक्रीज डबल होना चाहिए, उसको एक्सपेंशन होना चाहिए। दूसरा, हमारे समय में लगभग 8,500 बसेस हम लेकर आए थे 2010 तक कॉमनवेल्थ में, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपने 3 व्हीलर टैक्सीज और बसेस को CNG पर कन्वर्ट किया था। विश्व में सबसे पहला राज्य हमारा था। दूसरा, हमने 100 के करीब फ्लाईओवर्स बनाए थे जिससे कि ट्रैफिक जैम्स ना हो, जिससे कि पोल्यूशन लेवल रिड्यूस हो। और सन 2006 में हमने इंडस्ट्रीज को रिलोकेट किया था, जो हजार्डस इंडस्ट्रीज थी उनको दिल्ली के बाहर या दिल्ली के बॉर्डर पे हमने रिलोकेट किया था। और चौथा, हमने दिल्ली में जितने रोड्स थे उन रोड्स को ठीक भी किया था, फ्लाईओवर्स भी बनाए थे, और रोड्स के साथ साथ जितनी सेंट्रल वर्जेस थी, साइड बम्स थी, उनको हमने पक्का किया था, या फिर जहां कच्चा था वहां पर हमने पेड़ पौधे लगाए थे, जिससे जब व्हीकल चले तो डस्ट या धूल ना उड़े।
और पांचवा और अंतिम कंस्ट्रक्शन जो चल रही थी, उस कंस्ट्रक्शन को हमने बहुत सीमित किया था। आज एनबीसीसी खुद की जो सरकारी एजेंसी है, उसकी दुनिया भर के न्यू दिल्ली लुटियंस में हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, जिसमें कम से कम लाखों पेड़ों को काटा गया है। तो आज ये भी ये कंस्ट्रक्शन पर भी कुछ एक लिमिट या लगाम लगानी चाहिए। इन सब पर ये हमें कॉन्क्रीट काम है, जिस पर मेरे ख्याल से सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल दिल्ली के लिए बहुत ही खूबसूरती से आपने आपस में लड़ रही थी, लेकिन अब कम से कम इनकी 444 इंजन की सरकार है, अगल बगल में इनके राज्यों की सरकार, अब झगड़े का लड़ाई का कोई सवाल नहीं है। तो इन पर कॉन्क्रीट काम होना चाहिए। बिल्कुल। आप काफ़ी कॉन्क्रीट आपने बताया भी कि आपकी सरकार ने क्या किया। नितिन त्यागी जी, अगर कोई पर्सनल व्हीकल छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता है तो तभी जाएगा ना जब उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको सूट करेगा। अभी तो सुबह के टाइम में आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए तो वहाँ पे चढ़ने की जगह नहीं मिलती है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो जब तक आप उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे नहीं, उसकी संख्या नहीं बढ़ाएंगे, तब तक लोग अपनी गाड़ी छोड़ के नहीं जाएगा। कोई भी नहीं चाहता गाड़ी में ट्रैफिक में जाम में बैठे रहेगा, मेट्रो मिलेगा तो जाएगा। दूसरी बात जो इन्होंने कहा अभी कि पेड़ लगाना, पेड़ काटने पाबंदी लगाई जाए। अभी आपने गोयनका साहब को सुना कि हम अरावली की पहाड़ियों का कैटेगरी चेंज कर दिया गया है, जिससे अब रास्ता खुल गया कि वहाँ पे अब ज़्यादा माइनिंग हो सकेगी। जाहिर तौर पे ज़्यादा माइनिंग होगी तो डस्ट जो आते हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह की चीज़ों पर क्या आप लोग कुछ सोच रहे होते हैं? डेफिनेटली। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैंने हरनाम जी को सुन रहा था, हरनाम जी कह रहे थे बहुत सारी बातें उन्होंने कही, पर ये बताना भूल गए कि मैं तो पूर्वी दिल्ली का नेता रहा हूँ, पूर्वी दिल्ली के बारे में जानता हूँ और ये लोग बेहतर जान पाएंगे और बता पाएंगे। पूर्वी दिल्ली के कितने पार्क ऐसे हैं जो कि कब्जा करके कांग्रेस के नेताओं ने कॉलोनियां कटवा दी थी, इसके बारे में नहीं बताएंगे क्या? कि पोल्यूशन इस वजह से बढ़ा कि बहुत सारा ग्रीन कवर दिल्ली का बेच दिया गया राजनीति के। भैया आप पर्सनल आ रहे हो। अच्छा, नहीं सुनिए हरनाम जी हर चीज है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ 2009 में, अरे सुनिए हरनाम जी सुनिए, आपको बताता हूँ मैं कि 2009 में शीला जी की सरकार थी। आपने इतने सारे काम गिनाए, 2009 का AQI उठा के देखिएगा, इतने सारे काम बताने के बाद भी यही AQI था 2009 में। जो भारद्वाज जी बैठे हुए हैं हमारे, धीरेन्द्र भारद्वाज जी, ये जितने सारे काम इन्होंने बताए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक भी बस आम आदमी पार्टी ने नहीं खरीदी। कुछ इलेक्ट्रिक बसेस आई जो कि केंद्र सरकार ने दी थी, मोदी जी ने दी थी 700-800 बसें। उसके अलावा एक बस पिछले 10 साल में जब सरकार रही आम आदमी पार्टी की, एक नई बस नहीं जोड़ी। पुरानी बसेस खराब भी हो जाती हैं, रिटायर भी हो जाती हैं, उनका टाइम भी पूरा हो जाता है, लेकिन एक नई बस नहीं जोड़ी। अब जब आई है भाजपा की सरकार तो कितनी सारी इलेक्ट्रिक बसेस नई आ गई हैं, कई हजार, मतलब 1,500 के करीब नई इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी फ्लीट में जुड़ गई हैं और आने वाले दिनों में 4 से 5,000 बसेस और जुड़ जाएंगी। ये सोचने की बात है कि बहुत सीरियस एक सरकार है। आप देखेंगे जितने भी बिजी स्ट्रेचेस हैं, आप लोगों ने स्प्रिंकलर्स के बारे में देखा होगा, जितने भी बिजी स्ट्रेचेस है वहां पे पोल्स के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगाए गए जिससे कि वो बिजी स्ट्रेचेस को और बिजी ना हो पाए। आपने ITO पे देखेंगे और बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे लंबे लंबे स्ट्रेचेस है जो 15,000 किलोमीटर की आप बात करें तो 15,000 किलोमीटर की छोटी गलियां, बड़ी गलियां, चौड़ी सड़कें, पतली सड़कें मिला के तकरीबन काफी उन्होंने उस तरीके की कैलकुलेशन में बताया। आप उसकी अब उसको आप नॉन सीरियस तरीके से ले जाएं, आपको हंसी आ जाए उसके ऊपर, बात दूसरी है। पर मैं बहुत सीरियसली आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार बहुत कोऑर्डिनेशन में आज की तारीख में काम कर रही है। इसका असर आपको अगले आने वाले दिनों में, अगले साल की विंटर्स में डेफिनेटली नजर आएगा। जहां तक की बात आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशंस की है, वो सॉल्यूशंस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं। आशा करता हूं कि सब लोग मिलकर उन सॉल्यूशंस को पूरा करेंगे। गोयनका जी की बिल्कुल, हम सब भी यही आशा करते हैं। बहुत ही अच्छी बातें हम सब यही आशा करते हैं। अंकुर बंसल जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई। हाँ, अंकुर बंसल साहब, मेरा सवाल यह है कि ऐसे कई सारे सॉल्यूशन बीजिंग ने इस्तेमाल किए थे और कहा भी गया कि बीजिंग जो स्मॉग कैपिटल था वर्ल्ड का, वो स्वच्छ सिटी बनता हुआ दिखा। लेकिन उतने सारे कदम इस्तेमाल करने के बाद, उतने 1,000 करोड़ रुपए कुछ खर्च किए गए थे, करने के बाद आज फिर से बीजिंग की भी हालत कमोबेश वापस पटरी वैसे ही होती जा रही है। तो वो सारे कारगर कदम जो अब तक कारगर माने जा रहे हैं तो वो भी वहाँ भी बेकार साबित होने लग रहे हैं। तो उनसे क्या सबक सीखना चाहिए हमें?
क्योंकि मैं आज के बीजिंग का AQI देखा तो वो भी 285 के आसपास था। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर ये है, मेरे को नहीं लगता कि हम जो बोल रहे हैं कि अगले साल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरे को नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि अगले साल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमको शॉर्ट टर्म सोचना ही नहीं चाहिए, कि हमको सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम में समय लगेगा, और सबसे पहली एक्नॉलेजमेंट करना इस चीज़ को काफ़ी वो है, क्योंकि अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि अभी आ गया तो हमने अगले साल पे बोल दिया कि अगले साल कर देंगे। जैसे हम जून जुलाई में होते हैं तो हम बोलते हैं इस साल समस्या नहीं होगी, लेकिन जब इस साल नवंबर दिसंबर में आते हैं तो बोलते हैं अगले साल नहीं होगी। तो इसके अंदर लगेगा, समय लगेगा, 4-5 साल तो कम से कम लगेंगे टू फील द डिफरेंस इन अ मीनिंगफुल वे। तो सबसे पहली बात तो हम बिना बात के रश ना करें, बिना बात के ऐसे सोल्यूशन ना लें जो सिर्फ हम टीवी डिबेट्स में आए या मतलब पॉलिटिकल रैलीज में बोलें, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं होगा। सबसे पहले तो ये देखिए, इसके अंदर मिड टर्म थोड़ा होराइजन रखना पड़ेगा। और जो बीजिंग की बात है, बीजिंग ने काफ़ी कोऑर्डिनेटेड तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा डाल के बहुत कंट्रोल्ड तरीके से किया, जिसके अंदर लोगों को भी इनकन्वीनियंस हुई, बट वो ज़रूरी थी इनकन्वीनियंस करनी, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी तो इनकन्वीनियंस करनी ज़रूरी है। शायद हम इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में जब थोड़ा सा इस तरह के मेजर लाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भारत जैसे देश के अंदर, मतलब वो पॉलिटिकल, क्योंकि डिफरेंस है कि चाइना एज अ कंट्री इज अ डिफरेंटली डिजाइन देन इंडिया, तो वो एक रियलिटी है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है, काफी फर्क है, तो एक रियलिटी है। बट एक सबसे, लेकिन हमको फंडिंग भी इसके अंदर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एनकैप देखें, जो एनकैप आया था उसका अंदर अगर हम उसका एक बार इवैल्यूएशन करें एनकैप का पैसा ज़्यादातर सिटीज़ ने, जो 117 सिटीज़ आइडेंटिफाई की थी जिसके अंदर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसके अंदर अगर हम उनका इवैल्यूएशन करें, क्योंकि एनकैप अब ख़त्म हो गया है, तो उसके अंदर इवैल्यूएशन करें तो देखेंगे कि बहुत सारा पैसा यूज़ ही नहीं हुआ उसके अंदर। तो जो हम ये हमेशा बोलते हैं ज़्यादा पैसा बढ़ाएं वो बढ़ाएं, तो हमको यूटिलाइजेशन भी देखना पड़ेगा। तो समवेयर द एक आखिरी सवाल मैं लेके जरा गोयनका साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि समय कम है। गोयनका साहब, बीजिंग का एग्जांपल इंडिया में इंप्लीमेंट करना कितना फिजिबल है? नहीं भाई, देखिए, अगर पॉलिटिकल विल है तो सब कुछ हो सकता है, बट ये सब बातें जनता से वोट भी तो लेना है, समस्या भी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ, तो जैसे आपके स्टूडियो में बात हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी साथ में बैठ के कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। आपस में तू मैं अभी भी चल रहा है, और मुझे लगता है कि अगली बार आप ये प्रोग्राम अरेंज करेंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन का भी मुद्दा आप इंक्लूड कीजिए। बट सीरियसली जो बीजिंग में हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो अ लेसन फॉर अस। जैसे मैंने पहले बताया था, जब CNG बसेस दिल्ली में इस्तेमाल की गई थी उस समय भी दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ था। बीजिंग ने भी सख्त कदम लिए थे पोल्यूशन करने को, बट आई थिंक दे हैव स्टॉप्ड टेकिंग इट सीरियसली, which is why this problem has recurred. It is a continuous process. It is not a one-time thing. Continuous process है जिसको हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के साथ इस पे करना होगा। क्योंकि समय खत्म हो रहा है, इसलिए गोयनका साहब को बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ इसके लिए। अगली बार चर्चा करेंगे तो हम लोग फिर से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आप सही मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहे CNBC आवाज। नमस्कार।